बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी। इसके पहले की क्लासेस में हमने शैलों के श्रेणीगम समूहन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शैलों के समांतरगम समूहन के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह जानेंगे कि वास्तव में शैलों का समांतरगम समूहन होता क्या है, इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होता है, धारा के मान को कब अधिकतम व कब न्यूनतम माना जा सकता है, या धारा का मान कब अधिकतम होता है या कब न्यूनतम होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 12वीं बोर्ड में अनेकों बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अपन एक आसान तरीके से शैलों के समांतरगम समूहन को किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। तो शैलों के समांतरगम समूहन में सबसे पहले आता है इसका चित्र। चित्र में हम क्या करते हैं कि हम शैल लेते हैं और इन शैलों को हम एक के बाद एक क्या करते हैं, समांतरक्रम में क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। शैलों के समांतरक्रम समूहों में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक शैल के, जैसे ये पहला शैल है, ये दूसरा शैल है, ये तीसरा शैल है, ऐसे करके अनेक शैल हैं। इन शैलों के प्रत्येक शैलों की जो दहनसरे होते हैं उनको किसी एक बिंदु हम ए से जोड़ देते हैं, तथा इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो मान लो ये पहले शैल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये दूसरे शैल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये तीसरे शैल का आंतरिक प्रतिरोध है, डैश 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 अनेक शैल हैं, और अंतिम शैल का भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। तथा इनके जो ऋण ध्रुव होते हैं उनको किसी दूसरे बिंदु किससे जोड़ देते हैं, पी से जोड़ देते हैं, तथा दोनों बिंदुओं के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जिससे परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे अपन शैलों का समांतरगम समूहन कहते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे कि शैलों के समांतरगम समूहन में हम प्रत्येक शैल के धन ध्रुव को किसी एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तथा दोनों बिंदुओं के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही अपन शुरुआत करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि माना समांतर क्रम में जोड़े गए कुल शैलों की संख्या, कुल शैलों की संख्या कितनी है, m है। हम मान लेते हैं कि माना समांतर क्रम में जोड़े गए कुल शैलों की संख्या कितनी है, m है। ठीक है। अब दो चीजें हैं। देखिए, जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन को ये ज्ञात करना रहता है कि उस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना है और कुल प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि चूंकि पहले हम मानते हैं कि माना प्रत्येक शैल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। ठीक है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। क्योंकि अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सेल बिंदु ए और बिंदु बी से। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ई है, यह किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी से। तीसरे सेल का भी विद्युत वाहक बल ई है, यह भी किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए और बी से। अनेक सेल हैं। प्रत्येक अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि जितने भी सेल हैं यहाँ पर प्रत्येक सेल बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। बिंदु ए और बी से जुड़े होने के कारण जितने भी सेल होंगे सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा या पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, ई होगा। कितना होगा, ई। या बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई। ध्यान दीजिए, श्रेणीक्रम समूहन और समांतरक्रम समूहन में अंतर क्या है। श्रेणीक्रम समूहन में एक सेल का विद्युत वाहक बल ई था, दूसरे का भी ई था, तीसरे का भी ई था, तो n सेल मान लो जोड़े गए थे। तो बैटरी का या परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना आ रहा था, ई प्लस ई प्लस ई। कितनी बार तक जुड़े थे, n बार तक, अर्थात कितना आ गया था, n ही आया था। लेकिन समांतरक्रम समूहन में होता क्या है कि चूंकि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है या परिभाषा क्या होती है कि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, या एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्योंकि सभी सेल बिंदु ए और बी से जुड़े हैं, अतः पूरे सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल ई होगा, और बिंदु ए से जुड़े होने के कारण पूरे जो बैटरी है या पूरा जो परिपथ है पूरे का विद्युत वाहक बल जो होगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब आते हैं अपन प्रतिरोध पर। तो देखिए, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहुंचते हैं प्रतिरोधों का समांतरक्रम समूह।
प्रतिरोधों के समांतरक्रम समूह में क्या आया था कि श्रेणीक्रम समूह में सीधे सीधे था R बराबर कितना R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। ठीक है, यदि तीन प्रतिरोध हैं और श्रेणीक्रम में जुड़े हुए होते थे तो सीधे सीधे ज्ञात कर लेते थे कि परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन समांतरक्रम समूह में होता क्या है कि समांतरक्रम समूह में परिणामी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग क्या होता है, बराबर। तो सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इनका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक सेल का यहाँ पर हमने आंतरिक प्रतिरोध क्या माना है, R स्मॉल r। तो मानते हैं कि चूंकि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना है, स्मॉल r है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। कितने सेल हैं, m सेल, क्योंकि जोड़े गए सेलों की संख्या कितनी है, m। अतः लिखेंगे अतः समांतर क्रम में जुड़े m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध देखिए यहां पर अपन कैसे ज्ञात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वही कि समांतरक्रम में, तो समांतरक्रम समूह में क्या होता है कि परिणामी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर क्या जाएगा 1/r डैश बराबर पहले सेल का प्रतिरोध कितना है 1/r, धन दूसरे सेल का भी कितना है 1/r, तीसरे सेल का भी कितना है 1/r। कहाँ तक जाएंगे, m सेल तक, यानी m पदों तक चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा गलतियां हमारी यहीं पर होती हैं कि वास्तव में 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने पदों तक है, m पदों तक। मान लो ये दो प्रतिरोध होते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r, अर्थात क्या हो जाता है 1/r डैश बराबर एलसीएम कितना आ जाता है r, यहाँ कितना आ जाता है 1 प्लस कितना 1 बराबर कितना आ जाता है 2/r। तो 1/r डैश बराबर कितना आ जाता है 2/r। इसी प्रकार यदि इसमें कितने सेल हैं, m सेल हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r डैश बराबर सभी का लघुत्तम कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार जोड़ेंगे, m बार तक, यानी कितना आ जाएगा m/, कितना आ जाएगा r, m/, कितना आ जाएगा r। अब यदि हम r डैश का मान ज्ञात करें इससे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डैश बराबर कितना आ जाएगा, इसको अपन यदि उल्टा कर देंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, अर्थात कितना आ जाएगा r/, कितना हो जाएगा m। ये आ जाएगा इसका क्या, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कितना है इसमें, बाह्य प्रतिरोध बराबर है कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, कुल प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध कितना है यहाँ पर R/m प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल R, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा m, है ना। यहाँ पर m का भाग m में देंगे कट जाएगा, कितना बचेगा r प्लस 1 का भाग m में देंगे m आ जाएगा, m का गुणा r में करेंगे कितना आ जाएगा m r। तो यहाँ पर निकला है कुल प्रतिरोध। हमको क्या ज्ञात करना है, बैटरी में कुल धारा या परिपथ में कुल धारा। तो यहाँ पर लिखते हैं परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा किससे दर्शाएंगे, I से। कुल विद्युत वाहक बल कितना है E अपान कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये वाला R प्लस mr अपान कितना m, ये m कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो I बराबर कितना आ जाएगा m कैपिटल E अपान स्मॉल r प्लस कितना m कैपिटल कितना r। यही सेलों के समांतरक्रम समूहन में बैटरी में या परिपथ में बहने वाली धारा के लिए क्या है, व्यंजक है।
इस प्रकार हम सेल में बहने वाली धारा के मान को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में सेलों के समांतरक्रम समूह में किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि वास्तव में बहने वाली धारा का मान कब अधिकतम होगा व कब न्यूनतम होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दो शर्तें हैं। पहला क्या है कि यदि स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, अर्थात सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I बराबर कितना आ जाएगा, m कैपिटल E अपान स्मॉल r प्लस कितना, m r। क्योंकि इस यहाँ पर कैपिटल R नगण्य है किसकी तुलना में, स्मॉल r की तुलना में, इसको अपन 0 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, m कैपिटल E अपान r प्लस m, ये हो जाएगा 0। तो I बराबर कितना आ जाएगा, m E अपान r प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा, I बराबर m E अपान कितना हो जाएगा, स्मॉल r, या I बराबर m गुणित कितना हो जाएगा, E अपान कितना r। E अपान r का मतलब क्या होता है, एक सेल में बहने वाली धारा, यानी कुल धारा का मतलब क्या हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, m गुणित एक सेल में बहने वाली धारा, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यदि यहाँ पर m सेल है, मान लो 10 सेल जोड़ते, अब 10 सेल जोड़ने के बाद यहाँ पर कुल धारा का जो मान आ रहा है वो एक सेल में बहने वाली धारा का 10 गुना आ रहा है, यानी 10 गुना आएगा, अर्थात हमको अधिकतम आ रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि सेलों के समांतरक्रम समूहन में आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान, यदि 10 सेल जुड़े हुए हैं तो उसको 10 गुना, m सेल जुड़े हैं तो उसका m गुना, अर्थात बहने वाली धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसी प्रकार यदि इसमें क्या हो जाए कि यदि उल्टा हो जाए, यदि क्या हो जाए यहाँ पर यदि कैपिटल R बड़ा है किससे, स्मॉल r से, अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से, इससे आंतरिक प्रतिरोध से बहुत की तुलना में अधिक हो, अब क्या होगा, धारा I बराबर कितना है, m E अपान स्मॉल r प्लस कितना, m r। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर m E अपान स्मॉल r पे 0 प्लस कितना हो जाएगा, m r। I बराबर कितना हो जाएगा, m E अपान, यहाँ भी कितना बचेगा, m r, m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो I बराबर कितना बचेगा, E अपान r, अर्थात I बराबर एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। अर्थात यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम मान लो m सेल जोड़े हुए हैं या 10 सेल जोड़े हुए हैं, लेकिन यदि उसके क्या है, बाह्य प्रतिरोध का मान जो है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस परिपथ में बहने वाली धारा का जो मान प्राप्त हो रहा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर हो रहा है। अर्थात ऐसी स्थिति में धारा का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम। तो यदि मान लो परीक्षा में ये आता है कि अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो यदि हमें सेलों के समांतरक्रम समूह में अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और यदि न्यूनतम मान प्राप्त करना है या न्यूनतम धारा प्राप्त करनी है तो बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए।
तो इस प्रकार हमने आज सेलों के समांतरक्रम समूहन का अध्ययन किया। यदि सेलों के श्रेणीक्रम समूहन आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। और दोनों में सबसे पहले अंतर हम देखेंगे कि वास्तव में सेलों के श्रेणीक्रम समूहन और सेलों के समांतरक्रम समूहन में मेन अंतर क्या है। सबसे पहले चूंकि धारा का मान ज्ञात करना रहता है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल सेलों के श्रेणीक्रम समूहन में कुल विद्युत वाहक बल कैसे आता है, क्योंकि उसमें n सेल जुड़े हुए रहते हैं। n सेल जुड़े होने के कारण प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो पहले सेल का E, दूसरे का E, तीसरे का E, तो E प्लस E प्लस E प्लस E n बार तक जाता है, अर्थात कितना हो जाता है Ne। लेकिन समांतरक्रम समूहन में क्या होता है कि चूंकि मान लो m सेल जुड़े हुए हैं, लेकिन सब कहाँ से जुड़े होते हैं, बिंदु A और B से। तो बिंदु A और B से जुड़े होने के कारण यदि m सेल भी हैं तो पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल आता है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात कितना हो जाएगा E। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि उसमें विद्युत वाहक बल श्रेणीक्रम समूहन में कुल बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल Ne आया था, यहाँ पर केवल कितना आया है, E आया है। दूसरा आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध में कितने हैं, मान लो n सेल जुड़े हुए थे, तो n सेल जुड़े होने के कारण वहां पर क्या आ रहा था, जो कुल प्रतिरोध आ रहा था वो R प्लस R n बार तक आया था, यानी n आ गया था, n इंटू स्मॉल r। यहाँ पर क्या है कि चूंकि प्रतिरोधों का समांतरक्रम समूहन में 1/r' जो होता है, 1/r' जो होता है 1/r प्लस 1/r के बराबर, यानी प्रतिरोधों के समांतरक्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में कितना आया था, यहाँ पर 1/r' बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहाँ तक जोड़ेंगे अपन, m तक, अर्थात 1/r' बराबर m/r। और जब m/r आया था तो उसका व्युत्क्रम किए थे तो r' बराबर r कितना आ गया था, m। तो यहाँ पर ये दूसरा अंतर हो गया। इसके बाद कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, आंतरिक प्लस बाहर में, तो ये आ गया। कुल परिपथ में धारा बराबर कितना आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी I बराबर E अपान कितना हो जाएगा, R प्लस M R अपान M, I बराबर ME अपान स्मॉल r प्लस कितना MR। अब यदि देखें समांतरक्रम समूहन और श्रेणीक्रम समूहन में मेन अंतर क्या आ रहा है। समांतरक्रम समूहन में कुल बहने वाली धारा का मान कितना है, ME अपान स्मॉल r प्लस MR, जबकि श्रेणीक्रम समूहन में कितना आया था, ये यहाँ पर यदि n सेल थे तो Ne अपान यहाँ पर कितना था, n इंटू r प्लस कितना था, कैपिटल R। तो ये श्रेणीक्रम समूह में बहने वाली धारा है, ये क्या है, समांतरक्रम समूह में बहने वाली धारा। इस प्रकार से हमने आज सेलों का समांतरक्रम समूहन आसान तरीके से हल किया। इसके अगली वीडियो में हम सेलों का मिश्रितक्रम समूहन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में मिश्रितक्रम समूहन में बहने वाली धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सभी को प्राय समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।